शायद इसमें ही कहीं है। इसमें नहीं है। एक काम करना आप लोग, जिसने पढ़ा हो स्नेहन अध्याय, स्नेहन अध्याय जहाँ पढ़ा हो वो नोट्स नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, आप देख लेना जब भी नोट्स मिल जाए। हमने आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेहन की जो मात्राएं पढ़ी थी वो 5 प्रकार की पढ़ी थी। याद आ रहा नहीं याद आ रहा बताओ। जी। तो वहां पे हमने एक 12 आवर्स वाली एक जो है मात्रा पढ़ी थी स्नेहन की, ठीक है, अह वाली, अह गति वाली। वहां पर मैंने बताया था कि ये जब 12 घंटे दिन के निकल जाते हैं तो हमें गिल्ट होता है और उससे होती है बेहोशी। लेकिन वहां में ये लिखना भूल गया था कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है कि ग्लानि मूर्छा को छोड़कर, ग्लानि मूर्छा को छोड़कर अन्य समस्त व्याधियों में, अन्य समस्त व्याधियों में ये हितकारी होती है, अन्य समस्त व्याधियों में ये हितकारी होती है। तो बताओ बेटा, ये करेक्ट कर लोगे आप लोग वहां जाके, नहीं बताओ। और उसमें ये भी था कि मत भी तो तो फिर मत हाँ भी तो है क्या? चलो मद मद भी रख लो, इसमें मद भी रख लो। बस याद रखना है कि ग्लानि मद मूर्छा में नहीं इंडिकेटेड है, बल्कि इनको छोड़कर वहां पे एक वर्ड आया है श्लोक में, हितवा, हितवा, हतवा और हेतवा, ये तीनों अलग अलग शब्द होते हैं, इन पर ध्यान देना है। हितवा का मतलब होता है त्याग कर या छोड़ कर, ठीक है, त्याग कर। हतवा का मतलब होता है नष्ट कर, नष्ट कर देना, किसी को हत कर देना। हेतु का मतलब होता है हेतु के लिए, किसी कारणवश, हेतु के लिए। जैसे हम लोगों की जिंदगी किस लिए है, समाज को खुश करने के लिए, इसलिए हम लोग जी रहे हैं। तो ये हेतुआ, हितवा, हतवा में तीनों में फर्क है। तो हितवा वर्ड आया है, इसलिए याद रखना, ग्लानि मद मूर्छा को छोड़कर अन्य सभी व्याधियों में हितकारी होती है। ये 12 आवर्स वाली मात्रा, ये हम कहें गत अहे वाली मात्रा, ठीक है। ये तुमने चलो सही कर लिया। और वो स्क्वाड की जो 24 आवर वाली थी। वो तो जो व्याधियां लिखी हुई हैं बहुत सारी, वो तो उसी में चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो अनुवाद पस में जो भी लिखा था उसमें। अच्छा, मैं कुछ एक और चीज़ बतानी थी आपको। कल हम जो क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसमें एक तो कषाय वाला क्वेश्चन दिक्कत कर रहा था, एक कौन सा क्वेश्चन दिक्कत किया था, साक्षी बताओ जरा। सर चक्रपाणी वाला। हाँ, तो वहां पर जहाँ हमने बेटा बागवट लिखा हुआ है ना, बागवट ने उपनाह को साग्नि निराग्नि दोनों माना है, दोनों स्वेद में माना है ना, साग्नि निराग्नि दोनों स्वेद में माना है। तो वही नोट्स में आप ऐड कर लीजिए, ऑब्लिक करके चक्रपाणी भी ऐसा ही बोलते हैं। तो बागवट चक्रपाणी दोनों ने ही उपनाह को साग्नि निराग्नि में माना है, ठीक है। और ये थोड़ा अभी भी कंट्रोवर्शियल है, पर फिर भी मैं चक्रपाणी की कमेंट्री देखा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया उस आंसर से। बट ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कसाय रस कोई अगर क्वेश्चन आ ही जाए कि किस रस का सेवन जो है अयोग्य में बताया गया है स्वेदन के लिए, तो आप कसाय रस ही आंसर टिक करके आएंगे, ठीक है। बट वहाँ कसाय का मतलब कितना कसाय रस है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। बट जो कि टीका में भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जस्टिफाई यही किया गया है, तो आप कसाय रस ही आंसर लगा देना, ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाना अपना। बताओ समझ में आ रहा है। वैसे तो कसाय के दो मतलब होते हैं, एक तो कसाय रस होता है, एक कसाय का मतलब काढ़ा भी होता है, जिसे हम लोग क्वाथ बोलते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को। तो किस बारे में बोला गया वहाँ कुछ क्लियर नहीं है, पर आप ये रट लीजिएगा कि कसाय रस में ही इसका आंसर लगा के आना है, ठीक है। वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कसाय के बाद मद्य नित्य आया है, तो ये भी हो सकता है कि वो जो कसाय रस प्रधान मद्य एल्कोहल का यूज करते हैं उसके लिए वो स्वेदन अयोग्य बताया गया हो, कि उन्हें स्वेदन नहीं कर। एक बार थोड़ा समझाओ, सब सही तुम लोगों के क्या वास्तव में। जी सर। ये तो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय बात है। इस बार लगता है पेपर मुझे खुद सेट करना पड़ेगा, बहुत हो गया तुम लोगों से।
ये तो मेरी बेइज्जती वाली बात है। हम लोगों ने कल निपटा लिया था। सर एक क्वेश्चन है। बताओ बेटा। सर एकांतिक प्रयोग का क्या मतलब होता है? एकांतिक का मतलब होता है क्या बोलते हैं, जिसके अलावा कोई और ना हो। क्या बोलोगे अंग्रेजी में उसे, है ना? ओनली वन, लगातार, कंटिन्यूअस। मतलब इसका कोई विकल्प अवेलेबल नहीं है, वही है, जो कुछ है वही है। हम लगातार उसका यूज किया जा रहा है, लगातार, तो एकांतिक होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी कि अनुवासन के एकांत प्रयोग से क्या हो जाता था। अनुवासन के एकांत प्रयोग से उत्क्लेश हो रहा था और अग्निवध हो रहा था। क्यों? क्योंकि अनुवासन में क्या पड़ा होता है, बताओ। अनुवासन का मतलब क्या? स्नेह। स्नेह स्नेह। वस्तु, है ना? तो स्नेह से क्या होगा, जी मचलाएगा, कभी घी खा के देखा है। उत्क्लेश होगा और इससे अग्नि मांद हो जाएगा। तो बिल्कुल रटने वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। आस्थापन वस्ती के एकांत प्रयोग से, क्योंकि आस्थापन वस्ती एक संशोधित वस्ती होती है, ये संशोधन करती है, तो कई मायने में तीछड़ हो जाती है, क्योंकि ये कषाय इत्यादि से बनती है। स्नेह से भी बनती है, बट ये कषाय इत्यादि से भी ज़्यादातर बनती है। तो संशोधन होने की वजह से वहाँ पर क्षय होता है मल इत्यादि का, तो वहाँ पर वात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी स्पेस हमारा जनरेट होगा, कुछ भी बाहर निकलेगा, तो एक खाली जगह बचेगी और वहाँ पे आ जाएगी वायु, तो वहाँ वात रोग हो जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए थे। बाद में चर्चा भी की थी कि हम भवन विरेचन अतियोग में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ भी चीज़ें निकल जाती हैं शरीर से बाहर, तो वहाँ भी क्या आ जाती है, वायु आ जाती है, तो वहाँ भी वात रोग हो जाते हैं। हमने उर्दू चतुर्गत वात रोग देखे थे भवन के अतियोग में, ठीक है। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बस्तियों को निर्धारण करते हैं। आज पहली बस्ती निपटाते हैं, बोलो स्नेह बस्ती। स्नेह बस्ती, स्नेह बस्ती को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग अनुवासन बस्ती भी कहते हैं। इसको हम लोग ब्रहण बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि ये स्नेह होने की वजह से ग्रहण करती है, बलकारी होती है। इसे हम प्रतिदिन सेवनीय बस्ती भी कहते हैं, जो कि इसका कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रतिदिन सेवनीय बस्ती, इसे प्रतिदिन सेवन भी कर सकते हैं। हिमांशु ने क्लास में क्या, हिमांशु क्लास में हो? या स्नेह दिए थे स स्याद अनुवासनम। बस यूजी में लिखने के लिए, ठीक है, पीजी में कोई नहीं पूछा, बस ये याद रखना, ठीक है। अर्थात जो बस्ती जो बस्ती स्नेह से दी जाती है, स्नेह से दी जाती है, उसे अनुवासन या स्नेह बस्ती कहते हैं। तो यहीं ब्रैकेट में हम बात कर लेते हैं निरूह बस्ती की। कषाय, कषाय माने भाई क्वाथ, कषाय रस मत समझिएगा। क्षीर तेल्यो निरूहस्य निरहर्ते विगतते।
यानी कि अर्थात जो बस्ती कषाय, क्षीर और तेल से दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरूह बस्ती कहते हैं। तो यानी कि मान लो क्वेश्चन कभी आ जाए कि तेल से दी जाने वाली, या फिर ऐसा नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा, सुनाते हैं। तेल निम्नलिखित में से किस वस्ती का, या हम कहें किस कल्पना का घटक हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है नस्य, सेकंड इज अनुवासन, थर्ड इज निरूह, एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। बताइए। All of these. All of these, sir. All of these. हाँ, योगेश कहाँ है? योगेश नहीं क्लास में गया? कहाँ लोग भटक जाते हैं ये। बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। वेरी गुड। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग अनुवासन बस्ती की मात्रा। ये तो बीच में मैंने वैसे ही निरूह बस्ती लिख दिया, हम तो अनुवासन पढ़ रहे थे। अनुवासन बस्ती की मात्रा, अगर हम बात करें उत्तम मात्रा की, वो है 6 पल। 6 पल को हम लोग 3 प्रसृत भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखना कि एक अंजलि में 2 प्रसृत होते हैं और एक प्रसृत में 2 पल होते हैं। एक पल में 4 तोला होते हैं, है ना? और क्या था? एक अंजलि 2 प्रसृत, हाँ। और एक तोला में कितना होता है? सब लोग 12 अलग, हाँ, सब लोग अलग-अलग बताते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको 11:30 ग्राम मान के चलता हूँ। आप लोग 12 कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी है। और इसको ना आप सिमिलर मान लिया करो यूटिलिटी के लिए, एमएल के इक्विवेलेंट मान लिया करो, बस समझने के लिए। हाँ भाई, इतना 11:30 है तो 11:30 एमएल भी मान के चलता है। ठीक है, ऐसा समझने के लिए। तो उत्तम मात्रा जो है इसकी, वो ये है। या तो 6 पल आंसर लगाओगे, 3 प्रतिशत भी आ सकता है, अंजलि में आ जाए चाहे तोले में आ जाए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे बेसिस कल्पना में मान वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत सारे डिजिट हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, वो सब देखेंगे कोरिलेट करके। बिल्व क्या है, प्रस्थ क्या है, तोला क्या है, अंजलि क्या है, द्रोड़ क्या है, कुंभ क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ समझ लीजिए धीरे धीरे, जो इंपॉर्टेंट है कि एक अंजलि में 2 प्रतिशत हैं, एक प्रतिशत में 2 पल हैं, 2 पल में 4 तोला हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। तो 6 पल बहुत बार। हाँ बेटा। सर सर ये अनुवासन बस्ती को स्नेह बस्ती क्यों कहते हैं? तेल तो निरोग बस्ती में भी यूज होता है, वेरी नाम गुड। क्यों ऐसे पड़े हैं? मैं बता रहा हूँ। देखो, अनुवासन बस्ती में क्या हम कसाय दे सकते हैं? बताओ। नहीं। क्या क्षीर दे सकते हैं? नहीं। क्या दे सकते हैं केवल? स्नेह
की। ना केवल स्नेह दे सकते हैं, केवल इसमें स्नेह ही दे सकते हैं। अब मान लो मैं किसी का नाम लेता हूँ, मान लो कोई बंदा है जिसका नाम है अनुज, क्योंकि अनुज क्लास में है ही नहीं कोई। तो मान लो ये नेहा से बात करता है, ये रुचि से बात करता है, ये अनामिका से बात करता है। एक बंदा है सुशील, एक नाम है सुशील, ये भी क्लास में नहीं है, चलो। ये बंदा बात करता है केवल नगमा से, एक नाम रखते हैं नगमा, चलो। तो क्या आप अनुज को किसका मित्र कहोगे या किसका बॉयफ्रेंड कहोगे इन तीनों में से? सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन रह गया समझने के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली ये नगमा से ही बात करता है और नगमा यहाँ पर भी है। तो अब मुझे बताओ अनुज की गर्लफ्रेंड कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। नेहा या रुचि में से कोई है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कोई लड़का बताए, लड़कियां नहीं समझ पाएंगी। सर कोई सी नहीं है। कोई भी नहीं है ना। और सुशील की गर्लफ्रेंड कौन है? नगमा। हाँ, जबकि नगमा दोनों में कॉमन है कायदे से, तो समझ रहे हो ना। इसलिए देखो यहाँ केवल केवल तेल दिया जाता है, बट वहाँ सब कुछ दिया जा सकता है, उसका बहुत सारे ऑप्शन है, तो किसी एक का सगा नहीं है वो, समझ रहे हो। तो इसलिए उसका नाम आस्थापन या निरु बस्ती का नाम स्नेह बस्ती नहीं हो सकता, जबकि अनुवासन का नाम स्नेह बस्ती हो सकता है। समझ रहे हो बेटा? साक्षी, जी सर। सर वैसे इसका रीजन क्या है, अनुवासन में केवल नहीं क्यों देते हैं? ये बात कहाँ से लाऊं मैं एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल इतने वाहियात देता हूँ। देखो, इसका स्नेह मतलब क्या पूछ रहे हो कि इसमें स्नेह क्यों देते हैं? जी सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है केवल इसमें। देखो देखो देखो, एक बार समझो। जो हमारा पकवास या नीचे वाला मान लीजिए पकवास वाला रीजन है हमारा, है ना, लोअर रीजन है हमारे एब्डोमेन का, तो उसमें ये पकवास है, किसका स्थान होता है? बात का। वात का होता है, ठीक है। बात। लेकिन कभी कभी क्या ऐसा नहीं होता होगा कि यहाँ पर वात पित्त कफ तीनों प्रकोपित हो जाते होंगे, या मल का बेबंद हो जाता होगा कई बार? जी। होता होगा। तो वात के लिए तो चलो हम इसने दे देंगे और उसका समन हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमें एक ऐसी कल्पना भी चाहिए, एक ऐसी विधि भी चाहिए जो इन सब पे भी काम कर सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्नेह के अलावा कुछ और भी दें जो शरीर से मत कर बाहर निकाल सके चीज़ों को। समझ रहे हो? तो हमें एक ऐसी कल्पना भी चाहिए, एक ऐसी मेडिसिन भी चाहिए। तो इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन के तौर पे मिलता है आस्थापन, और आस्थापन में हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे 3 ऑप्शन तो दे दिए आचार्य ने, कषाय, क्षीर, तेल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। पर यहाँ पे तेल जो है मुख्यतः अकेला नहीं होता है, एकांतिक नहीं होता है, वहाँ पर चीज़ें मिली-जुली होती हैं। हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे बताओ। जो हमने निरु बस्ती के जो घटक पढ़े थे निर्माण विधि के, वो क्या-क्या थे? जल्दी बताओ जल्दी। निरु विधि, सेंधव। मधु सेंधव। सेंधव। मधु सेंधव सब का, दो सेंधव। सैंधव, स्नेह, हाँ, कल्प, क्वार्ट। और प्रक्षेप था, है ना? तो अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर स्नेह आया है कि नहीं आया है? जी जी सर। तो स्नेह यहाँ पर एक घटक है निरु का, बट स्नेह एकमात्र घटक है अनुवासन का। दोनों बातों में फ़र्क है। स्नेह वहाँ पर एक घटक है 5 में 6 में से निरु का, बट यहाँ अनुवासन एकमात्र घटक है स्नेह का, इसलिए इसका नाम अलग-अलग पड़ गया है और इसकी उपयोगिता अलग-अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया? जी सर। ओके। मैं कहाँ पढ़ा रहा था, मुझे याद दिलाओ फटाफट से। जल्दी बताओ। मात्रा। अच्छा हाँ, मात्रा, ठीक है। तो मात्रा हमने देख ली थी, उत्तम मात्रा याद रखना है बेटा, 6 पल होती है। और एक्चुअली ना ये मात्रा में आगे जब आस्थापन पढ़ा वहाँ देखेंगे, 24 पल उत्तम मात्रा होती है आस्थापन की, निरु बस्ती की। एक्चुअली उसका 1/4 होती है, तो 6 पल होती है।
ऐसे निकालते हैं इसको। पर यहाँ पे आप अभी देख लीजिए, सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है, 6 पहले आ रहा है, अनुवासन वस्ती की मात्रा 6 होती है। ना याद रहे तो ऐसे आ रहा है ना मित्रों, ये अनुवासन को स्नेह वस्ती भी कहते हैं और इसकी मात्रा है 6 पल, SS। थोड़ा कोरिलेट करके रखना तो दिमाग इधर-उधर नहीं जाएगा, आप आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। इसकी 6 है, स्नेह की 6 पल। या आप इसको सीधा-सीधा यूँ भी लिख सकते हो कि ये जो है निरोगी 1/4 भाग, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना 24 इंटू 1/4। पर डलहड़ टीकाकार हैं आचार्य सुश्रुत के और चक्रपाणी टीकाकार हैं, वैसे दोनों के टीकाकार हैं सुश्रुत चरक के, पर चरक के मुख्यतः मान के चलें। तो इनके मतानुसार ये इस मात्रा को 3 जगह बाँट देते हैं। कहते हैं कि देखो उत्तम मात्रा ही जो होती है वो 6 पल होती है अनुवासन वस्ती की, पर जब ये मध्यम मात्रा होती है तो ये इसकी आधी हो जाती है, यानी 3 पल हो जाती है। और जब ये हीन मात्रा होती है तो ये 1.5 पल हो जाती है, इसकी भी आधी, समझे? और इसी को शास्त्रों में मात्रावस्थी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पर यहाँ फिलहाल लिख लो, इसे कहते हैं मात्रावस्थी। इसकी फिक्स मात्रा होती है मात्रावस्थी, 1.5 पल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, मात्रावस्थी की मात्रा बताओ। 1.5 पल, 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, ये हीन मात्रा है किसकी? डलहड़ और आचार्य चक्रपाणी के मतानुसार अनुवासन या स्नेहवस्ती की मात्रा है। यहाँ तो चरक 6 पल कह के कर देते हैं, लेकिन आगे इनके टीकाकार डलहड़ और चक्रपाणी 3 मात्राएं डिवाइड करते हैं। ठीक है मित्रों, फिर यहाँ आचार्य चरक एक कॉन्सेप्ट और देते हैं। देखो संहिता के लिए पीडीएफ मिल नहीं पा रही है, किसी के पास पीडीएफ होना है उसकी उत्तरार्ध चरक उत्तरार्ध वाली पीडीएफ हो तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा। और मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी है, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ, टाइम नहीं मिला मुझे अभी। तो ठीक है, अगर किसी पास हो अवेलेबल तो मुझे प्लीज़ भेज दीजिएगा, टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, उसी कहीं भी इसी नंबर पर। तो चरक क्या कहते हैं, ये हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। कहते स्नेह वस्ती अनुवासन वस्ती वातज विकारों में कितनी देनी चाहिए? 9 या 11। और किससे देनी चाहिए? बिल्व तेल से। बिल्व जानते हो ना आप लोग? बिल्व का बोटेनिकल नेम बताओगे? फैमिली? छोटे से वेरी गुड। अच्छा कहते हैं कि स्नेह वस्ती, सर ये 9 या 11 क्या है? ये इतनी देनी है, मतलब इतनी बार वस्ती देनी है वातज विकार में, इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी बार ये अनुवासन वस्ती देनी है अगर वातज विकार है तो। काउंट 10 की। स्नेह वस्ती पित्तज विकारों में, स्नेह वस्ती पित्तज विकारों में 5 या 7 किससे देनी है ये देनी है जीवनी गढ़ से सिद्ध स्नेह, जीवनीय गढ़ से, जीवनी गढ़ से सिद्ध स्नेह। ओके, शिशु सूत्र स्थान के लास्ट चैप्टर्स हैं कुछ, उसमें सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ हम देखेंगे इन चीज़ों को कि कौन से गढ़ में कौन से प्लांट आते हैं। द्रवगुण पढ़ी हो तो आपने देखा ही होगा। स्नेह वस्ती कफस विकारों में, अब मुझे बताओ कफस विकारों में दें अगर हम स्नेह वस्ती को, तो कम देंगे ज़्यादा देंगे? कम देंगे। कम देंगे। है ना, ये लॉजिक समझ पा रहे हो ना, रटने में आसानी होगी
कि क्यों वात में ज़्यादा है, क्यों पित्त में थोड़ा कम हो गया और कफ में कितना कम हो गया, ठीक है? बट किससे देंगे? तो याद रखना मदन फल से, मदन फल से सिद्ध स्नेह। ओके, अब इसका श्लोक लिख ही लेते हैं ना, कहीं मान लो टकरा जाए। लड़कियों वाला कलर कहाँ है इसमें? ये वाला है। एकम तथा त्रीन कफजे, एकम तथा त्रीन कफजे, यानी कफज में एक या तीन। पित्तात्मके, ऐसा श्लोक दिख जाए तो आपको पहचान लेना कि बात बहुत सिंपल हो रही है। श्लोक देख के क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं श्लोक लिखाने पड़ते हैं बीच बीच में कि ये सब वही बात है जो हिंदी में कही जा रही है। ऐसा ठीक है, डरना नहीं कि श्लोक अगर ये तो क्वेश्चन नहीं होगा। पित्तात्मके पंच तु सप्त, पंच तु सप्त, यानी कि पित्त में 5 या 7। और एक कफ की बात करें तो सॉरी बात की, वाते नवे एकादश वा, यानी कि वात में 9 या 11 है। ये सब आपको याद रखना है। आइए कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और स्टेटमेंट में पूछा जाता है जनरली, याद रखना बेटा कि अनुवासन, ये पहले ही बता चुका हूँ, फिलहाल दोबारा देखते हैं कि अनुवासन वस्ती खाली पेट नहीं देनी चाहिए, खाली पेट नहीं देनी चाहिए, पेट भरा हो यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, खाली पेट नहीं देनी चाहिए। ओके मित्रों, और वहीं आस्थापन या निरुवस्ती, आस्थापन और निरुवस्ती खाली पेट देनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत कुछ बातें कहते हैं इसके बारे में, उनको देख लेते हैं फटाफट से। एक शब्द यूज करते हैं आद्र पाणिनाम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया मित्रों, याद रखना आद्र पाणिनाम किसके संबंध में बोला गया? आंसर जाता है अनुवासन वस्ती, स्नेह वस्ती। आद्र पाणिनाम का मतलब है कि जब हमारी हथेली, हमारे हाथ गीले हों खाना खाकर, तभी दे देनी चाहिए। यानी कि हमने खाना खाया, पेट भर गया और हमें हाथ हमारे सूख ना पाए, हमारे हाथ सूख ना पाए, ठीक है, तब तक दे देनी चाहिए। ये आप याद रखना, खाली पेट नहीं देनी है, पेट भरा होने पर देनी है। और कितना भरा? ये खाना खा के हटे, हाथ धोए और हाथ गीले रहें तब। अच्छा ठीक, मैं लिख ही दूं हिंदी में, चलो। अर्थात भोजनोपरांत हाथ गीले रहें, तभी। जैसे आप लोगों की क्लासेस लगी थी 21 वालों की, पहला ही दिन था और पहले दिन ये लोग अटेंडेंस दे आए बिना क्लास किए। तो यही वाली यहाँ पे हाल है कि खाना खा के हाथ धोए हैं, गीले ही हैं, और तुरंत हमने बस्ती दे दी है, जैसे इन लोगों ने अटेंडेंस पकड़ा दी थी वहाँ पे। अर्थात भोजनोपरांत हाथ गीले रहें तभी। सद्य अनुवासन, सद्यमान होता है तुरंत, एक्यूट, तत्काल, इमीडिएट। सद्य अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए।
प्रयोग करना चाहिए। ठीक मित्रों, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि अत्यधिक, देखो सारे ये कंडीशन है तो एसेशन रीजन के क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू होते हैं, याद रखना कि अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन देकर अनुवासन नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। रीजन क्या होगा? अन्यथा क्या लिख रहा था मैं? अत्यधिक स्नेहयुक्त भोजन देकर अनुवासन नहीं देनी चाहिए, अन्यथा मद मूर्छा उत्पन्न होती है। ठीक है मित्रों, आप बस ऐसे याद रखिएगा कि हम एक तो पहले स्नेह वस्ती दे रहे हैं, हम ऊपर से स्नेह खाना करा कर अगर दे देंगे तो मद हो जाएगा। मद से यानी उसको मद हो गया, हाथी को जब मद होता है यानी आलस से समझ लो, या एक एक तरीके का नशा जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे आपको जब दोपहर को लंच के बाद नींद आती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, किसकी क्लास बची हुई है, 5 बजे तक क्लास है, शाम को कुछ दिखाई नहीं देता, वो मद है। तो ध्यान ऐसे याद रखना आप लोग, अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन देकर अनुवासन नहीं देना चाहिए, कि अन्यथा मद और मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। अगली कंडीशन, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर। क्या करें इसका? चलो लिख देता हूँ, छोटा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। इसका रीजन लिख लो, क्योंकि अगर अन्न पच जाएगा ना, अन्न के परिपाक काल में, अगर आपने तुरंत नहीं दी और भोजन पचना शुरू हो गया तो अन्न के परिपाक काल में अग्नि तीव्र होगी, जठराग्नि तीव्र हो चुकी होगी। प्रयुक्त अनुवासन वस्ती, ये इम्पोर्टेंट याद रखना, ज्वर उत्पन्न कर देती है, ज्वर उत्पन्न कर देती है। अगर आपने रोग निदान में ज्वर की संप्राप्ति पढ़ी है तो समझ जाओगे क्यों ज्वर उत्पन्न कर देती है, क्योंकि वो जो अग्नि है स्नेह के माध्यम से पूरे शरीर में ऊष्मा का प्रवाह कर देती है और वहां ज्वर उत्पन्न हो जाता है, ज्वर उत्पन्न कर देती है। ओके, अब हम पढ़ सकते हैं कि रुक्ष अन्न, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ स्नेह तो भोजन देंगे और फिर अनुवासन बस्ती देंगे तो मद मूर्छा उत्पन्न हो रही है, तो यदि हम रुक्ष अन्नपान सेवन के पश्चात देंगे तो क्या हो जाएगा? रुक्ष अन्न के सेवन उपरांत, ये वाली लाइन किस लिए लिखाई है आपने? क्या बेटा? ये क्योंकि अन्न के परिपाक काल में प्रयुक्त अनुवासन वस्ती, ये किसका रीजन है? ये इसका रीजन है, हमने कहा नहीं था कि जो अनुवासन वस्ती है वो आर्द्र पाणी नाम देनी चाहिए, यानी तुरंत भोजन खाया हो हमने और हाथ गीले रहे हैं ना, हाथ धो के हम अभी हटे ही हैं, तुरंत हमें देनी होती है, क्योंकि यदि भोजन पचना शुरू हो गया अगर तो ये ज्वर उत्पन्न कर देगी। अच्छा ठीक है। हाँ, भोजन पचना शुरू नहीं होना चाहिए। तो रुक्ष अन्न के सेवनोपरांत, रुक्ष अन्न के सेवनोपरांत अनुवाचन नहीं देनी चाहिए,
क्यों नहीं देनी चाहिए? इससे क्या होता है बेटा? इससे बल वर्ण का नाश हो जाता है। बल का और वर्ण का नाश हो जाता है, क्योंकि रुक्ष अन्न क्या होता है, पूरे स्नेहन को सोखेगा, मल के द्वारा बाहर निकाल देगा, न्यूट्रिशन बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं, और बल वर्ण का नाश होता है। समझ रहे हो मित्रों? तो भैया करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? ऐसे नहीं देना, वैसे नहीं देना, कुछ तो बताओ कैसे देना है। आइए चर्चा करते हैं कैसे देना है। अतः ना रुक्ष देना है, ना स्नेह देना है, ना रुक्ष देना है, ना अल्प स्नेह देना है, ना तो किसी को बहुत ज़्यादा दबा के रखना है, ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम देनी है। ठीक है? अक्सर देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में ना स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, बंदिशें नहीं होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। कितने लोग हैं ऐसा मानते हैं कि ज़िंदगी आज़ाद होनी चाहिए? हैंड रेज़ करें। विशाल मानते हैं, आनंद मानते हैं, मोहित मानते हैं, लड़के बड़े कैद में हैं लग रहा है मुझे। नंदिनी जी मानती हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कितने लोग ये मानते हैं कि बंदिशें काफ़ी बेहतर होती हैं, आदमी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नियमों में रहना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। सच्ची तुम मान रही हो, हद हो गई। न्यू डे न्यू थ्योरी बोस। ओके, ओके। ठीक है, शगुन, सागर, अतिका, ठीक है, सागर ओके, नियम मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब कभी आपको लाइफ में आज़ादी मिली, आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए, अभी आज़ादी चल रही है ना, अभी आप घर गए हुए हो, कोई मेरी बातें नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? आप अपने टाइम का कैसे यूज़ कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ, बोल के बताओ फटाफट से। जो लोग इस बात के समर्थक हैं कि आज़ादी होनी चाहिए लाइफ में, मुझे बताओ आप आज़ाद हो उस समय, कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है आपको, कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने टाइम को? जल्दी बताओ फटाफट। लेकिन वो चीज आजादी नहीं होती है कि छुट्टी हो गई तो आजादी हो गई। मेंटली थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए, करने की चीजों की आजादी होनी चाहिए। अब क्या तुम सड़क पे जो है विस्की की बोतल लेके निकलना चाहती हो क्या? क्या कैसी आज़ादी ऐसा चाहिए तो तुम्हें? नहीं बोला ना कि सड़क पे बोतल लेके निकलना चाहती हूँ, बट ये कोई क्या? आजादी नहीं है ना। जैसे आप पूछ रहे हो कि घर पर हो या घर पर भी नहीं हो, हॉस्टल हो, कहीं भी हो, वो आजादी नहीं होती है। हमेशा दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि हाँ हमारे ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। मतलब एक मैं मिनट, दोनों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो मेरा वो मतलब नहीं है। मैं डिप्लोमेट हूँ, मैं दोनों की तरफ नहीं जाऊँगा। अच्छा सुनो मेरी मैं बात। बीच में हूँ कि जब जो जरूरत हो उसकी आजादी होनी चाहिए, कि जहाँ रूल्स हो वहाँ हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोपी जाए हर चीज। दैट्स इट। काफ़ी गुस्से में हो हमारे जो तुम। अंदर चलता है वो कहने की आजादी। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ बरेली में क्लास चल रही नहीं चल रही है? 1 जून से स्टार्ट, 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है ना 4 दिन रह गए? हाँ, फ्राइडे को जाऊंगी अब मैं। लग रहा है, आवाज़ से लग रहा है। देख रहे हो, पीलीभीत वालों को शांत है ये। तो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल जाऊँगा। बेटा याद रखना, एक अक्सर एक बात कही जाती है, यार, एक एक पेट होता है ना, पालतू होता है कोई, और जो पालतू होता है वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमता है, एसी गाड़ियों में घूमता है। सुना है किसी ने? जल्दी बताओ हाँ, ना? हम्म। और लोग बताओ फटाफट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिन गाड़ियों में हम लोग बैठ नहीं सकते, वहाँ पे बैठा होता है। अगर उसको हम आज़ाद कर दें, तो सबसे पहला काम क्या करेगा वो?
मैं एक बहुत बड़ी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। जो लोग अक्सर लोगों के दिमाग में फितूर होता है कि ना, डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होना चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं होना चाहिए, हमारी मर्जी में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या ही दिक्कत है, बहुत टाइम है अभी तो, अभी थोड़ा एग्जाम हो रहा है। मुझे बताओ कि उसको जब आज़ाद करते हैं उस पालतू को, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है जब वो डिसिप्लिन से आज़ाद होता है तो? घूमेगा। है ना? सर वो जी ही नहीं पाएगा जी बाहर। नहीं पाएगा। मतलब स्ट्रगल उसको हाँ ज्यादा करना शायद। पड़ेगा। हम्म। ठीक है। वो जी नहीं पाएगा और वो वही काम करेगा जो मैं बोल नहीं सकता क्लास में, है ना, जो आवारा कुत्ते करते हैं। समझो उस बात को। ये थ्योरी मेरी नहीं है, डॉक्टर मेहत्रे की थ्योरी है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि अक्सर हम लोग आज़ादी चाहते तो हैं, पर हम क्या इतने कैपेबल हैं कि उसको हैंडल कर पाएँ? क्या हम इतना आत्मबल है हमारे पास उसे हैंडल कर पाएँ? क्या हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है? ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग हमें आज़ादी चाहिए। जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी की मदद करने के बहाने कोई काम कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ सकता हूँ, मैं अकेले नहीं पढ़ सकता। या फिर कोई भी काम सही, मैं किसी के लिए कर रहा हूँ अगर, तो ही मैं उस काम को कर सकता। इसलिए मुझे मजबूरी में किसी का सपोर्ट लेने के लिए, भले इमेजिनरी हो, तभी मैं उस काम को कर सकता हूँ। ठीक है? जैसे कि जब मैं गंगा रोज़ के यहाँ पढ़ता था, मैं तैयारी करता था, तो गंगा रोज़ बहुत डिसिप्लिन में रखते थे चीज़ों को, बहुत डिसिप्लिन में। तो शायद मैं तब इसलिए पढ़ पाया। अगर मैं तुम्हारी तरह अगर कर रहा होता क्लास, क्योंकि उस समय ऑफलाइन क्लास होती थी, वो प्री कोरोना वाला टाइम था। अगर मैं आप लोगों की तरह ऑनलाइन क्लास कर रहा होता, शायद ही मैं पढ़ पाता। मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ही कम डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ। तो इसलिए बेटा याद रखिएगा कि बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपको डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा। आपको कुछ दिनों तक रूल्स रेगुलेशन में रहना ही पड़ेगा, वरना ये टाइम कब निकल जाएगा, फिर पछतावा हाथ में रहेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यूपी में मिला के 60-70 सीटें भी नहीं है। ठीक है? कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सेकंड ईयर से ही कोचिंग जॉइन कर ले रहे हैं। और आप बाकी कहानी आप जानते ही हो। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जो शुरू कर दिए हो। ठीक है? जो ख्वाहिशें आपके सिलेबस से बाहर जा रही हैं, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए विराम दे दीजिए उनको। अपने एकमात्र लक्ष्य को स्थापित कीजिए, उसके लिए ही दिन रात सोचिए, गाने सुनिए, महसूस कीजिए, नोट्स बनाइए, लोगों से बात कीजिए, दोस्ती भी इवन डिस्कशन और पढ़ने के लिए कीजिए लोगों से। ये सबसे बेहतर तरीका है सिलेक्शन तक पहुँचने का। ठीक है? क्योंकि हर इंसान कोचिंग कर रहा है, हर इंसान पढ़ ही रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो जितने ज़्यादा रिवीजन कर लेगा, जो जितने अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर लेगा, जितना रेगुलर क्लासेस कर लेगा, उसी के लिए सब बना है। अपने मन में ये मान के चलो कि यार अरे अपना तो सिलेक्शन रखा हुआ है, आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। मैंने अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करते हुए देखा है, अपनी आँखों से देखा है मित्रों। बिल्कुल गलतफ़हमी मत रहिएगा। आपको अगर बचाएगा तो बस आपका रिवीजन। जो कितने आप काउंट रिवीजन लगा सकते हो, कितने ज़्यादा रिपीट कर सकते हो अपने सिलेबस को, वही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ होना है, किस रैंक से होना है। क्योंकि पढ़ तो सब एक ही टीचर से रहे हैं ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक लाइन को कोरिलेट करूँ, हर एक लाइन को इतना दिमाग में आपके डाल दूँ कि आप एमसीक्यू देख के तुरंत पहचान लो, हाँ, सर ने कहा तो था कि 6 मतलब स्नेह बस्ती। मैं कुछ ना कुछ बताऊँगा आपको, पर फिर भी मैं कितनी कोशिश कर पाऊँगा? अगर मैं बता के मैं निकल गया और आपने पिछली और 5 दिन तक रिवीजन ही नहीं किया उस चीज़ का, अरे ठीक है नोट्स पढ़े हैं, पढ़ लेंगे बाद, अभी कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो चीज़ें दिमाग से जाती रहेंगी ना आपके। अब वो कहाँ याद आने वाली हैं, क्योंकि सारी ट्रिक तो नहीं लिख रहा हूँ मैं नोट्स में, और मुझे पता है कि यहाँ पे 50% लोग भी वो ट्रिक नहीं लिखते हैं, जो मैं बोल देता हूँ। कुछ ही सिंसियर लोग होंगे जो इस बात को समझते हैं कि मैं तो बोल रहा हूँ, सर कितना ही लिखेंगे नोट्स में, हमें ये बात लिख लेनी चाहिए पेंसिल से। नहीं लिखते लोग स्टोरी को, नहीं लिखते लोग ट्रिक्स को, भूल जाते हैं। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा था कि अतः, ना तो अत्यधिक स्नेह करने के बाद हमें करना है, और ना ही रुक्ष अन्न-पान का सेवन करने के बाद करना है। तो हमें तो अतः स्नेह अल्प स्नेह युक्त भोजन देकर कैसे-कैसे करना है? पादहीन, इतना तो जगह रहे, 1/4 जगह रहे। पाद का मतलब होता है 1/4, 1/4 को पाद बोलते हैं एक्चुअली।
पाद को जड़ भी बोला जाता है, पाद को मूल भी बोला जाता है, पाद को पादप से रिलेट करते हैं, वो बात अलग है। पाद का मतलब 1/4 है। तो एक पादहीन, या एक जो है साइलेंट है यहाँ पे। आपने अगर पढ़ा होगा आदि लोप अर्थाश्रय पढ़े होंगे आपने, चरक विमान 8 में किसी ने पढ़े होंगे, 21 वालों के साथ पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक अंडरस्टूड है, ठीक है, इस बात को याद रखना। कहूँ मास्टर हम तो रट के गए थे, अर्थाश्रय 21 होते हैं, इसमें डिटेल भी पढ़ना था क्या, कोई बात नहीं चलो। तो बादहीन होना चाहिए। दूसरी बात आर्द्र पाणिनाम होनी चाहिए, यानी कि गीले हाथ वाली आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया मैंने, इतनी जल्दी देनी है। तीसरी चीज कि अनुवासन के उपरांत, अनुवासनोपरांत 100 मात्रा तक, कम से कम 100 मात्रा तक उत्तान शयन करना है। हमने कल ही बात करी थी उत्तान शयन की। क्या होता है मित्र उत्तान शयन, बताओगे? later tonal position. हाँ लिखो, ये है उत्तान शयन। ऐसे लेटे रहना है अनुवासन देने के बाद। कितनी देर तक लेटे रहना है बेटा? 100 100 में 100 मात्रा तक। एक मात्रा आपको पता है, अपने घुटने से लेकर ऊपर सिर तक लाने में, चुटकी बजाने में टाइम लगता है, वो एक मात्रा होती है। या मान के चलो एक पलक झपकने की मात्रा ही मान के चलो, तो ये 100 मात्रा तक उत्तान शयन करना है अनुवासन के बाद। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, वो से एक बार पादहीन बता दीजिए। पादहीन का मतलब है कि इतना तो हम जगह खाली रखेंगे देते समय, ठीक है, पूरा नहीं भरेंगे, 3/4 ही रखेंगे। 4/4 में से 1/4 निकाल दो ना, एक ये 1/4 पाद होता है, तो एक पादहीन इतना स्पेस रखेंगे। गोदाम है ना बोस। मात्रा में गोदाम है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए आप, कि अगर अभुक्तवत, अभुक्तवत खाया पिया कुछ नहीं, खाली पेट, अनुवासन देने पर, हमने देखो काफी सारी कंडीशन देख ली। हमने हमने देखा कि अत्यधिक स्नेह के बाद दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और हमने अगर तुरंत ही आदर पाणी नाम बस्ती नहीं दी तो क्या हो रहा है। एक अलग कंडीशन बन रही है, अगर खाली पेट दे तो क्या होगा। अगर हमने अभुक्तवत खाली पेट ही अनुवासन बस्ती दे दी तो क्या होगा, जो खाली पेट है तो क्या होगा कि जो स्नेह है तो ऊपर की तरफ गमन कर जाएगा। स्नेह का, स्नेह का ऊपर की ओर गमन, ऊपर की ओर गमन। ठीक मित्रों, ये कंडीशन याद रखिएगा आप लोग। एक और पॉइंट लिखिएगा कि दोनों मार्गों से, दोनों मार्गों से स्नेह पान स्नेह बस्ती, यानी स्नेह पान भी कर रहे हैं ऊपर मुख से, नीचे से स्नेह बस्ती भी ले रहे हैं। दोनों मार्गों से स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तरफ ही रहना चाहिए। दोनों मार्गों से स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उल्टा। ठीक है, दोनों को बेवकूफ नहीं बनाना है, एक को फिक्स करके रखना है। दोनों मार्गों से स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अदरवाइज होती है वादा खिलाफी, वादा खिलाफी होती है अगर आप दोनों को चलाओगे एक साथ, तो किसी एक को ही रखना है। ठीक है, नो फ्रेंड जोन, नो अदर थिंग्स। दोनों मार्गों से स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज होती है वादा खिलाफी, यानी कि वात अग्नि दूषित हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लोग हर बार गलत करके आते हैं, इसको पता नहीं क्या।
वात और अग्नि दोनों दूषित हो जाते हैं। अगर स्नेहपान भी कर रहे हैं और नीचे से स्नेह वस्ती भी दे रहे हैं तो ठीक है, वात अग्नि दूषित, यार ना वादा खिलाफी हो जाती है अगर दोनों को चलाओगे, तो इस तरह से दिमाग में याद रखना आप लोग। आज की क्लास का आखिरी पॉइंट कि अनुवासन वस्ती का प्रत्यागमन काल। अनुवासन वस्ती का प्रत्यागमन काल, आखिर जब बस्ती दी दी जाती है तो लौट के कब आती है? लौट के भी तो आएगी। कौन बताएगा स्नेह का प्रकर्ष काल क्या होता है? स्नेहन का प्रकर्ष काल क्या होता है? 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन। वेरी गुड, 7 दिन, ठीक। आचार्य चरक कहते हैं तीन याम। तीन याम, एक याम एक पहर होता है, एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं, तो ये 9 घंटे हो जाएंगे। इतना वेट करना है। एक बार बस्ती दे दी तो बाहर निकलने का कोई चांस नहीं, लंबा समय है 3 याम तक। लेकिन सुश्रुत, भागवत और शारंगधर क्या कहते हैं? कहते हैं भैया क्या है, पेशेंट को जो 9 घंटे देख लिया तो घर जाने तो सोने तो सुबह देखेंगे 24 घंटे। ठीक है, अहोरात्र की बात यहाँ हो रही है। चरक 3 याम 9 आवर्स सुबह, सुश्रुत भागवत शारंगधर 24 आवर्स अहोरात्र। कुछ बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के देते हैं मेरे को, मुझे बहुत खुशी होती है। पर ये लड़कों की तरफ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका थोड़ा दुख होता है कि लड़के पढ़ते नहीं हैं, क्लास के बाद कभी बुक खोल के देखते ही नहीं। ये थोड़ा ये निराशाजनक प्रदर्शन है। प्लीज़ समझ रहे हो, बाई क्रोमोसोम खतरे में है, आप लोग थोड़ी कोशिश तो कीजिए। लड़कियां बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजती हैं मेरे को, कई बार तो मुझे टीका उठानी पड़ जाती हैं। थोड़ा देखिए। चरक, ठीक है, 3 याम हो गया, सुश्रुत भागवत शारंगधर 24 आवर्स अहोरात्र। ये प्रत्यागमन काल है, यानी कि इतनी देर में बस्ती लौट कर आ सकती गुदा मार्ग से। कई बार तो नहीं भी आती है, तो कोई भी दिक्कत, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता अनुवासन बस्ती में तो, लेकिन इतनी देर में लौट के आ जानी चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें निरुबस्ती का, कि ये और निरुबस्ती वाले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अनुवासन इतना नहीं पूछते कि निरुबस्ती का प्रत्यागमन काल। सभी आचार्य, नो एक्सेप्शन, सभी आचार्य क्या कहते हैं? एक मुहूर्त। इसलिए क्वेश्चन आता है हर बार, क्योंकि मुहूर्त कैसे लिखते हैं? मुहूर्त आई थिंक कैसे लिखते होंगे, देख लेना। मुहूर्त, एक मुहूर्त में कितनी मिनट्स होती हैं बच्चों? 48 मिनट। 48 मिनट। कहते हैं ना शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, वो 48 मिनट कितने खतरनाक होते हैं किसी इंसान के लिए। एक मुहूर्त 48 मिनट। ठीक है, आगे की पढ़ाई कल करेंगे। मैं रोज पता है तुम लोग कुछ कुछ कहना चाहता हूँ, पर मैं रोज भूल जाता हूँ क्या ही कहना है। चलो कल ही कहूँगा, लिख के रखूँगा क्या कहना है तुम लोगों से, कुछ कहना तो था। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर।